आज हम स्टार्ट कर रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर नंबर 3। तो पिछले लेक्चर में फ्रेंड हमने डिस्कस किया था कि लुईस एसिड क्या होता है, लुईस बेस क्या होता है, और साथ में हमने ये भी डिस्कस किया था कि जो आपका लुईस का ऑक्टेट थ्योरी है उसके कुछ ड्रॉबैक्स भी निकल के आए थे, जैसे कि हाइपोवैलेंट स्पीसीज, ऐसे स्पीसीज जिनके आउटर मोस्ट शेल में 8 से कम इलेक्ट्रॉन थे। हाइपर वैलेंट स्पीसीज, ऐसे स्पीसीज जिनके आउटर मोस्ट शेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन थे, और ऐसे स्पीसीज भी थे जिनके आउटर मोस्ट शेल में ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे, है कि नहीं। ये सब ड्रॉबैक निकल के आया था लुईस ऑक्टेट थ्योरी के। कुछ और ड्रॉबैक निकल के आए, जैसे कि देखिए ड्रॉबैक ऑफ लुईस थ्योरी। जैसे कि लुईस का कहना था, यदि दो एटम के बीच में, जैसे समझ लीजिए H और H के बीच में यदि कोवैलेंट बॉन्ड बना होगा, तो दो एटम H और H के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड बना है तो कैसे बना होगा। यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन ने यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन ने क्या किया होगा, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया होगा। यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया होगा। इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग के कारण जो बॉन्ड बना होगा उसे हम बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। इस तरीके से हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच का कोवैलेंट बॉन्ड बना होगा, ठीक है। सिमिलरली यदि दो फ्लोरीन एटम चाहते हैं उनके बीच में कोवैलेंट बॉन्ड बने, यदि दो फ्लोरीन एटम चाहते हैं उनके बीच में कोवैलेंट बॉन्ड बने, तो कैसे बनेगा। ये फ्लोरीन एटम अपने एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा। सिमिलरली ये वाला जो फ्लोरीन एटम है अपने एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा, और इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से जो बॉन्ड बनेगा हम उसको क्या बोल देंगे, कोवैलेंट बॉन्ड। तो इस तरीके से एटम के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। अब इस कोवैलेंट को देख लीजिए, चाहे फ्रेंड आप इस कोवैलेंट बॉन्ड को देख लीजिए, दोनों कोवैलेंट बॉन्ड जो है सेम ही तरीके से बना है। दोनों कोवैलेंट बॉन्ड को बनाने के लिए दोनों एटम को एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करना पड़ा है। दोनों एटम को एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करना पड़ा है। तो यदि दोनों बॉन्ड सेम ही तरीके से बना है, यदि दोनों बॉन्ड, चाहे ये बॉन्ड, दोनों बॉन्ड आपके यदि सेम ही तरीके से बना है फ्रेंड, तो दोनों बॉन्ड का बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड लेंथ सेम होना चाहिए था, क्योंकि दोनों कोवलेंट बॉन्ड है, दोनों बॉन्ड का फॉर्मेशन भी सेम है, लेकिन नहीं, दोनों बॉन्ड का बॉन्ड एनर्जी बॉन्ड लेंथ सेम होना चाहिए था। पर ऐसा होता नहीं। हमें पता है कि जो हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में जो कोवलेंट बॉन्ड है, और जो फ्लोरीन और फ्लोरीन के बीच में कोवलेंट बॉन्ड है, उसका बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड लेंथ क्या होता है, अलग अलग होता है। तो इस बात को आपका लुईस थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। लुईस के हिसाब से दोनों बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी सेम होना चाहिए था, क्योंकि दोनों कोवलेंट बॉन्ड है, ठीक है। ये एक और ड्रॉबैक निकल के आया लुईस थ्योरी का कि इट कैन नॉट इट कैन नॉट एक्सप्लेन बॉन्ड एनर्जी डिफरेंट बॉन्ड एनर्जी ऑफ सेम कोवलेंट बॉन्ड, सेम कोवलेंट बॉन्ड बॉन्ड formed between two different atoms, ठीक है। सेम कोवलेंट बॉन्ड, जो आपका सेम कोवलेंट बॉन्ड है, दो अलग अलग एटम के बीच में जब बनता है, तो उन दोनों बॉन्ड लेंथ का बॉन्ड लेंथ बॉन्ड एनर्जी अलग अलग क्यों होता है, इस बात को आपका एक्सप्लेन नहीं कर पाया लुईस ऑक्टेट थ्योरी। सिमिलरली बॉन्ड लेंथ को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। इट कैन नॉट एक्सप्लेन बॉन्ड लेंथ बॉन्ड लेंथ
ऑफ सेम कोवेलेंट बॉन्ड। तो जो सेम कोवेलेंट बॉन्ड है, चाहे एच और एच के बीच में बना है, चाहे एफ और एफ के बीच में बना है, दोनों का बॉन्ड लेंथ क्यों अलग अलग है, इस बात को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ठीक है। एक और ड्रॉबैक निकल के आया था जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जो आपका लुईस ऑक्टेट थ्योरी है, ये मॉलिक्यूल के शेप के बारे में नहीं बताता है कि कौन से मॉलिक्यूल का कौन सा शेप होगा। हर एक मॉलिक्यूल का फ्रेंड, हर एक मॉलिक्यूल का जो शेप होता है वो अलग अलग होता है और वो कोवलेंट बॉन्ड के नंबर के ऊपर डिपेंड करता है। इसी चैप्टर में हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे यदि कोवलेंट बॉन्ड का नंबर चेंज हो जाए तो मॉलिक्यूल का शेप भी क्या होता है, चेंज हो जाता है। मॉलिक्यूल के शेप के बारे में भी आपका लुईस ऑक्टेट थ्योरी कुछ नहीं बताया। तो एक और ड्रॉबैक निकल के है इसका कि इट कैन नॉट इट कैन नॉट एक्सप्लेन शेप, या आप ज्योमेट्री बोल लीजिए, शेप ऑफ अ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल के शेप या मॉलिक्यूल के ज्योमेट्री को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ठीक है। तो इन सब कारणों के कारण जो है आपका लुईस ऑक्टेट थ्योरी जो है फेल हो गया। अब इन सब कारणों को दूर करने के लिए हमें एक नए थ्योरी की जरूरत थी और नई थ्योरी हमारे पास आई भी, जिसे हम वीबीटी के नाम से जानते हैं। वीबीटी, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। काफी इंपॉर्टेंट थ्योरी है, इससे आपके एग्जाम में काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बीवीटी, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। बीवीटी के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए फ्रेंड हम एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन देखेंगे, मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन समझेंगे कि बीवीटी क्या कहना चाहती है। तो हम H2 मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन को देखेंगे, फॉर्मेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल। तो देखिए फ्रेंड, आपको पता है जो H2 मॉलिक्यूल है ये दो हाइड्रोजन एटम से मिलकर बना होगा। जो H2 मॉलिक्यूल है वो दो हाइड्रोजन एटम से मिलकर बना होगा और हाइड्रोजन के पास एक प्रोटॉन एंड एक इलेक्ट्रॉन होता है कि नहीं। हाइड्रोजन के पास एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है। अब पूरे पीरियोडिक टेबल में आपका हाइड्रोजन इकलौता ऐसा एलिमेंट है जिसके पास कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता है, इसके पास एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है। सिमिलरली इस हाइड्रोजन के पास भी एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होगा, लेकिन इसके पास एक प्रोटॉन होगा और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन होगा। तो यदि हम इसका एटम बनाएं तो उस एटम में क्या होगा, बीच में न्यूक्लियस होगा और न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन होगा और न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होगा, शेल होगा और शेल में क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, न्यूक्लियस चारों तरफ में शेल होगा और एक ही शेल ही होता है हाइड्रोजन के पास और उस शेल में क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन होगा। ये हो गया इस हाइड्रोजन का एटम। सिमिलरली इस हाइड्रोजन का भी ऐसा ही एटम होगा, बीच में न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के चारों तरफ एक सेल होगा और सेल में एक इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, न्यूक्लियस एक इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन और सेल में एक इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन और सेल में एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इतना समझ में बताइए। अब आप पढ़ चुके हैं फ्रेंड, अब क्लास 9 या क्लास 10 में जरूर पढ़े होंगे कि जो अपोजिट चार्जेस होता है, अपोजिट चार्जेस होता है एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जो अपोजिट चार्जेस होते हैं जैसे कि प्लस माइनस, माइनस प्लस, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और जो सेम चार्जेस होते हैं, जो सेम चार्जेस होते हैं एक दूसरे को रिपेल करते हैं, जैसे कि पॉजिटिव पॉजिटिव, निगेटिव या निगेटिव, है कि नहीं। तो बताइए फ्रेंड, ये न्यूक्लियस जिसमें एक प्रोटॉन है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है और ये एक इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज है, तो यहाँ पे क्या होगा, अट्रैक्शन होगा या रिपल्शन होगा, अट्रैक्शन होगा। तो यहाँ पे होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यहाँ पे बताइए फ्रेंड, इस इलेक्ट्रॉन और इस न्यूक्लियस के बीच में
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि अपोजिट चार्ज है, अपोजिट चार्ज में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और बताइए फ्रेंड, इस न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में, इस न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन, क्योंकि अपोजिट चार्ज है, पॉजिटिव नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। तो अट्रैक्शन, और इस इलेक्ट्रॉन और इस प्रोटॉन के बीच में क्या होगा, ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन और इस प्रोटॉन के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। इतना समझ में आया, अट्रैक्शन अट्रैक्शन अट्रैक्शन, ठीक है। और भी कुछ बच गया है क्या, यहाँ पे कितना, चार अट्रैक्टिव फोर्स है ना, इसके इसके बीच में अट्रैक्शन, इसके इसके बीच में अट्रैक्शन, फिर इसके इसके बीच में अट्रैक्शन, और इसके इसके बीच में अट्रैक्शन, यहाँ पे चार अट्रैक्टिव फोर्स है। तो अट्रैक्शन कहाँ कहाँ पे, या अट्रैक्टिव फोर्स कहाँ कहाँ पे, यदि हम इसको नाम दे दे ए और इसको नाम दे दे बी, ठीक है, इस एटम को हमने नाम दे दिया ए और इसको बी, तो अट्रैक्टिव फोर्स जो है फ्रेंड, वह हमारा न्यूक्लियस ऑफ ए एंड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ए, तो ए के न्यूक्लियस और ए के इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या है, अट्रैक्शन है। अब बताइए फ्रेंड, न्यूक्लियस ऑफ बी एंड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ बी, तो बी के न्यूक्लियस का बी के इलेक्ट्रॉन के साथ क्या है, अट्रैक्शन है। और न्यूक्लियस ऑफ ए, न्यूक्लियस ऑफ ए एंड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ बी, एंड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ बी, ए के न्यूक्लियस के बी के इलेक्ट्रॉन के साथ अट्रैक्शन है। और न्यूक्लियस न्यूक्लियस ऑफ बी एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ ए, न्यूक्लियस ऑफ बी एंड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ए, तो बी के न्यूक्लियस का ए के इलेक्ट्रॉन के साथ क्या है, अट्रैक्शन है। यहाँ पे चार टाइप के अट्रैक्टिव फोर्स प्रेजेंट है, ठीक है। बताइए, क्या कहीं पे आपको रिपल्सिव फोर्स भी दिख रहा है, रिपल्सिव फोर्स होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे, निगेटिव निगेटिव एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे और निगेटिव निगेटिव भी क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स भी होगा। तो रिपल्सिव न्यूक्लियस ऑफ ए एंड न्यूक्लियस ऑफ बी, और होते हैं इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ए एंड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ बी, ठीक है ना। तो ए के न्यूक्लियस का बी के न्यूक्लियस के साथ रिपल्शन होगा, और ए के इलेक्ट्रॉन का बी के इलेक्ट्रॉन के साथ क्या होगा, रिपल्शन होगा। अट्रैक्शन समझ में आया, चार टाइप के अट्रैक्शन अट्रैक्टिव फोर्स प्रेजेंट है, और दो टाइप के रिपल्सिव फोर्स प्रेजेंट है। बताइए फ्रेंड, इतना समझ में आया आपको, ठीक है, चलिए मिटा दो इसको।
ठीक है। अब ये जो फ्रेंड आपका अट्रैक्टिव फोर्स है और रिपल्सिव फोर्स है, जो आपका अट्रैक्टिव फोर्स है वो फ्रेंड लॉन्ग रेंज फोर्स है। जो आपका अट्रैक्टिव फोर्स है वो लॉन्ग रेंज फोर्स है और रिपल्सिव फोर्स जो है वो शॉर्ट रेंज फोर्स है। जो आपका अट्रैक्टिव फोर्स है वो लॉन्ग रेंज फोर्स है और रिपल्सिव फोर्स जो है वो आपका शॉर्ट रेंज फोर्स है। अब इसका क्या मतलब होता है? तो ये हमारे पास एक एटम है जिसके पास न्यूक्लियस है। हर एक एटम के पास न्यूक्लियस होता ही है और इलेक्ट्रॉन भी होगा। इस एटम के पास न्यूक्लियस है और इसके शेल में इलेक्ट्रॉन भी होगा। जितने भी एटम मैं यहाँ पे बना रहा हूँ हर किसी के पास इलेक्ट्रॉन होगा और न्यूक्लियस होगा। ठीक है। अब यदि हर एक के पास फ्रेंड न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस में प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन है, तो हर एक एटम हर एक एटम में अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स भी होगा। जैसे देखिए, इसके पास क्या है? प्रोटॉन है और इसके पास इलेक्ट्रॉन है। तो इसका प्रोटॉन जो है इस एटम के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर सकता है कि नहीं? इसका प्रोटॉन जो है इस एटम के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर सकता है और इसका प्रोटॉन जो है इस एटम के प्रोटॉन को रिपेल भी कर सकता है कि नहीं? इसका जो प्रोटॉन है इस एटम के प्रोटॉन को रिपेल भी कर सकता है। तो क्या यहाँ पे दोनों होगा? क्या इस एटम का प्रोटॉन इस एटम के इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा? क्या इस एटम का प्रोटॉन इस एटम के प्रोटॉन को रिपेल करेगा? क्या इसमें से एक होगा या कुछ नहीं होगा? तो डिस्टेंस काफी है ना। देखो ना बीच में कितने सारे एटम आ गए, 1 2 3 4 5 6, जितने भी एटम आए तो काफी सारे एटम आ गए। इतने सारे एटम के बाद भी क्या ये फोर्स काम करता है? तो इसका आंसर है फ्रेंड, सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्स काम करता है। रिपल्सिव फोर्स काम नहीं करता है, क्योंकि जो आपका अट्रैक्टिव फोर्स होता है वो लॉन्ग रेंज फोर्स होता है, दूर तक काम करता है। और जो आपका रिपल्सिव फोर्स होता है वो शॉर्ट रेंज फोर्स होता है, काफी कम दूरी तक काम करता है। मतलब इस एटम का न्यूक्लियस इस एटम के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। हाँ, इलेक्ट्रॉन के अट्रैक्ट करेगा। इस एटम का जो न्यूक्लियस है इस एटम के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट तो करेगा, पर इस एटम का न्यूक्लियस जो है इस एटम के न्यूक्लियस को रिपेल नहीं करेगा, क्योंकि रिपल्सन जो है शॉर्ट रेंज फोर्स है और अट्रैक्टिव जो है अट्रैक्शन जो है वो लॉन्ग रेंज फोर्स है। समझ में आया? तो रिपल्सन ज्यादा एटम में काम नहीं करता फ्रेंड। जो इस एटम का रिपल्सन है बस इस एटम तक काम करेगा। यहाँ तक कि इस एटम को भी इस एटम का रिपल्सन फील नहीं होगा। रिपल्सन सिर्फ एक ही एटम तक काम करता है। मतलब इस एटम का जो रिपल्सन है इस एटम का रिपल्सन है बस इसी एटम को फील होगा, पर इस एटम का जो अट्रैक्शन है इस जितने भी एटम है सबको फील होगा। इस एटम का जो अट्रैक्शन है जितने भी एटम है सबको फील होगा। यदि इसका अट्रैक्टिव फोर्स का हम रेंज बताएं, तो अट्रैक्टिव फोर्स का जो रेंज होगा फ्रेंड बड़ा रेंज होगा। इस रेंज में जो भी आएगा इस रेंज में जो भी आएगा इस सबको अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि इसका अट्रैक्टिव फोर्स का जो रेंज है वो बड़ा है। पर जिसका रिपल्सिव फोर्स का जो रेंज है वो छोटा है। देखो इतना छोटा है। अब इस रेंज में जो भी आएगा उसको ये रिपेल करेगा। तो अट्रैक्टिव फोर्स का जो रेंज होता है, जो दायरा होता है अट्रैक्टिव फोर्स का, वो कैसा होता है? बड़ा होता है। और रिपल्सिव फोर्स का जो रेंज होता है वो कैसा होता है फ्रेंड? छोटा होता है। ठीक है ना? रिपल्सिव फोर्स का रेंज काफी छोटा है और अट्रैक्टिव फोर्स का जो रेंज होता है वो काफी बड़ा होता है। इसलिए इस एटम का जो अट्रैक्शन है इन सब सारे एटम को फील होगा, और इस एटम का रिपल्शन जो है सिर्फ इस एटम को फील होगा, इस सब एटम को फील नहीं होगा, क्योंकि यही एक एटम जो है इसके रिपल्सिव फोर्स के रेंज में आ रहा है। ठीक है? इतना समझ में आया? चलिए। चलिए, तो इसी कॉन्सेप्ट के साथ अब हम बनाते हैं अपना ग्राफ। ग्राफ बनाएंगे पोटेंशियल एनर्जी और आर के बीच में। पोटेंशियल एनर्जी और आर के बीच में ग्राफ बनाएंगे और ग्राफ से देखेंगे कि आपका H2 मॉलिक्यूल कैसे बनता है। तो ग्राफ में वाई एक्सिस पे होता है फ्रेंड आपका ई। ई क्या है? आपका पोटेंशियल एनर्जी। और यहाँ पे होगा आपका आर। आर क्या है? इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस।
इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का मतलब क्या है? इंटर मतलब क्या होता है? दो अलग अलग, है कि नहीं? जैसे इंट्रा कॉलेज कंपटीशन या इंटर कॉलेज कंपटीशन, आप सुनो ना, इंटरनेशनल मैच, इंटरनेशनल मैच। इंटर का मतलब होता है दो अलग अलग। तो दो अलग अलग न्यूक्लियर, मतलब दो अलग अलग न्यूक्लियस। दो, इंटर का मतलब होता है दो, तो दो अलग अलग न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस, दो अलग अलग न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। तो इस न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस होता है, हम उसको क्या बोलते हैं? इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। अब जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है फ्रेंड, वो कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। कैसे? जब दो एटम एक दूसरे के पास पास आते जाएंगे तो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस कम होता जाएगा। तो दो न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस जो है वो कम होता जाएगा, कांस्टेंट तो नहीं है। और जब दो एटम एक दूसरे से दूर चलते जाएंगे तो उनके बीच में क्या होगा? इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस जो है बढ़ते जाएगा, उनके न्यूक्लियस का बीच का डिस्टेंस बढ़ते जाएगा। इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस कांस्टेंट नहीं होता है, बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है। जब एटम पास आएंगे तो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस कम होगा, और जब एटम दूर जाएंगे तो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बढ़ेगा। ठीक है। अब यदि फ्रेंड इन दोनों को बॉन्ड बनाना है, जो दोनों हाइड्रोजन एटम है, इन दोनों को बॉन्ड बनाना है, इन दोनों को पास आना चाहिए कि दूर आना चाहिए? पास आना चाहिए। जब पास आएंगे तभी तो एक दूसरे के फोर्स के रेंज में आएंगे और इनके ऊपर अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। और हम पहले लेक्चर में पढ़ चुके केमिकल बॉन्डिंग के कि बॉन्ड क्या है? बॉन्ड है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एक एटम जब दूसरे एटम के फोर्स को फील करता है, अट्रैक्टिव फोर्स को फील करता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? बॉन्ड्स बोलते हैं। तो जब इस एटम के ऊपर इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा और इस एटम के ऊपर इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, तभी तो बॉन्ड बनेगा ना। अब बॉन्ड फोर्स लगने के लिए दोनों एटम को एक दूसरे के फोर्स के रेंज में आना पड़ेगा। जैसे इसका जो अट्रैक्टिव फोर्स का रेंज है यहाँ इतना दूर है, इतना दूर, और इसका जो अट्रैक्टिव फोर्स का रेंज है इतना दूर। अब दोनों एटम एक दूसरे के अट्रैक्टिव फोर्स के रेंज के बाहर है, तो क्या इनके बीच में बॉन्ड बनेगा? नहीं बनेगा। यदि चाहते हैं इन दोनों के बीच में बॉन्ड बने, इन दोनों एटम को क्या करना पड़ेगा? आपको पास लाना पड़ेगा। अब ग्राफ में हम इस बात को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? देखिए, ये जो ग्राफ में आपका आर है वो कहाँ पे है? एक्स एक्सिस पे है कि नहीं? ग्राफ में जो आपका आर है कहाँ पे है? वो एक्स एक्सिस पे है। अब जब एक्स एक्सिस में फ्रेंड आप लेफ्ट से राइट चलते जाएंगे, लेफ्ट से राइट चलते जाएंगे, तो क्या होगा? आर बढ़ते जाएगा। आर बढ़ते जाएगा तो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बढ़ता जाएगा तो दो एटम एक दूसरे से दूर चलते चले जाएंगे। आप चाहते हैं दो एटम एक दूसरे से दूर जाए? नहीं, आप चाहते हैं पास आए। तो लेफ्ट से राइट जाने पे दोनों एटम एक दूसरे से दूर जाएंगे, तो राइट से लेफ्ट आने पे दोनों एटम दूसरे के पास आएंगे। कैसे? जैसे यदि आप राइट से लेफ्ट जाएंगे तो आर कम होगा, आर कम होगा, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस कम होगा, तो दोनों एटम दूसरे के पास पास आ रहे हैं, पास पास आ रहे हैं, उसी से तो बॉन्ड बनेगा ना। तो देखो शुरुआत में क्या हुआ, हमने देखा कि दोनों एटम दूसरे के पास पास आ रहे हैं, तो हम राइट से लेफ्ट जा रहे हैं। अब इस चीज में देखना फ्रेंड, जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कांस्टेंट होगी। जैसे यहाँ से हमने जर्नी स्टार्ट किया था, और जैसे जैसे दोनों एटम लेफ्ट से राइट आए कुछ देर के लिए, कुछ देर के लिए, तो पोटेंशियल एनर्जी था वो कांस्टेंट था, ना बढ़ रहा था ना कम हो रहा था। हमें कैसे पता चलेगा पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रहा है कम हो रहा है? देखो पोटेंशियल एनर्जी वाई एक्सिस पे है, मतलब ऊपर या नीचे, वाई में ऊपर या नीचे यदि ये लाइन आएगा, हमें फील होगा, हमें पता चलेगा कि पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है या कम हो रहा है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ना पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा है ना कम हुआ है, कांस्टेंट रह गया होगा, कांस्टेंट रह गया है। अब ये कैसा हुआ है, कैसे हुआ है, इसको भी एक्सप्लेन कर लेते हैं। देखिए क्या हुआ फ्रेंड, दोनों एटम शुरुआत में एक दूसरे से काफी दूर है, दोनों एटम एक दूसरे से काफी दूर है, इतना दूर है। अब यदि इन दोनों बॉन्ड बनाना चाहते हैं, इनको पास आना पड़ेगा। अब पोटेंशियल एनर्जी तो फ्रेंड तब चेंज होता है, पोटेंशियल एनर्जी तो तब चेंज होता है जब फोर्स आता है। जब फोर्स आता है, जब दोनों एटम को एक दूसरे का फोर्स फील होगा, तभी तो सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी कम होगा ना। कैसे? हम पढ़ चुके हैं कि यदि अट्रैक्टिव फोर्स होगा, यदि अट्रैक्टिव फोर्स होगा तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है, क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स होने से मॉलिक्यूल आपका स्टेबल बनता है, और स्टेबिलिटी से क्या होता है? एनर्जी डिक्रीज होती है। हम पढ़ चुके हैं कि जो स्टेबिलिटी होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एनर्जी के। यदि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों एटम के ऊपर काम किया तो दोनों एटम स्टेबल हो जाएंगे, या मॉलिक्यूल आपका स्टेबल हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी कम होगा। यदि फोर्स ऑफ रिपल्शन काम करेगा तो मॉलिक्यूल अनस्टेबल हो जाएगा, और अनस्टेबल होने के कारण क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा। तो जब तक फोर्स काम नहीं करेगा दोनों एटम के ऊपर, तब तक पोटेंशियल एनर्जी चेंज नहीं होगा।
अब दोनों एटम एक दूसरे से इतने दूर है, जैसे इसका जो फोर्स का रेंज है इतना है और इसका जो फोर्स का रेंज है इतना है। अब भले दोनों एटम एक दूसरे के पास पास आते जा रहे हैं, अब दोनों एटम भले एक दूसरे के पास पास आते जा रहे हैं, पर अभी भी एक दूसरे के रेंज के बाहर है, एक दूसरे के फोर्स के रेंज के बाहर है। जब फोर्स के रेंज के बाहर है तो इनके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, ना अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है ना रिपल्सिव फोर्स लग रहा है। तो ना अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है ना रिपल्सिव फोर्स लग रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी कैसा हो रहा है, कांस्टेंट हो रहा है। समझ में आया? तो यहां से लेके यहां तक दोनों एटम दूसरे के पास तो आए, यहां से लेके यहां तक दोनों एटम दूसरे के पास तो आए, पर अभी भी एक दूसरे के फोर्स के रेंज के बाहर है, इसलिए इनके ऊपर कोई भी, इनके पोटेंशियल एनर्जी में कोई भी चेंज हमें दिखाई नहीं दिया। पोटेंशियल एनर्जी क्या हुआ, कांस्टेंट हुआ। अब इसके बाद क्या होगा फ्रेंड, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होने लगेगा। आपका पोटेंशियल एनर्जी है डिक्रीज होने लगेगा। अब जैसे जैसे इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कम होगा, हमने देखा पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होने लगेगा। अब ऐसा कैसे हुआ, तो देखो अब क्या हुआ, शुरुआत में दोनों एटम दूसरे से काफी दूर दूर थे, थोड़ा सा पास आए, फिर भी एक दूसरे के फोर्स के रेंज के बाहर थे, तो उनके ऊपर कोई भी फोर्स काम नहीं कर रहा था, तो पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट था। अब जैसे ही फ्रेंड हम इस पॉइंट पे पहुंचे, जैसे ही हम इस पॉइंट पे पहुंचे, तो क्या हुआ, दोनों एटम एक दूसरे के फोर्स के रेंज में आ गए। अब बताइए फ्रेंड, कौन सा फोर्स का रेंज पहले आएगा, अट्रैक्टिव फोर्स का रेंज या रिपल्सिव फोर्स का रेंज? देखिए हम पहले ही पढ़ चुके हैं, जो आपका अट्रैक्टिव फोर्स का रेंज होता है वो बड़ा होता है, रिपल्सिव फोर्स का जो रेंज होता है वो छोटा होता है। पढ़ चुके ना, अट्रैक्टिव फोर्स का जो रेंज होता है बड़ा होता है और रिपल्सिव फोर्स का रेंज जो होता है छोटा होता है। तो पहले ये एटम यहाँ पे था, तो जब यहाँ से लेके यहाँ तक आपका एटम आया, जब यहाँ से लेके यहाँ तक आपका एटम आया, देखो दोनों में से किसी रेंज में नहीं है कि नहीं? जो आपका एटम है जब तक यहाँ से लेके यहाँ तक मूव किया, दोनों में से किसी भी फोर्स के रेंज में नहीं है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हुआ, कांस्टेंट रह गया। यहाँ से लेके यहाँ तक में पोटेंशियल एनर्जी क्या हुआ, कांस्टेंट हो गया। अब जैसे ही फ्रेंड आपका एटम यहाँ पे आया, यहाँ पे, ठीक है ना, आपका एटम जैसे ही यहाँ पे आया, अब इस पॉइंट पे क्या हुआ, अट्रैक्टिव फोर्स का रेंज स्टार्ट हो गया, अट्रैक्टिव फोर्स का रेंज स्टार्ट हो गया। और अट्रैक्टिव फोर्स से क्या होता है बताइए, अट्रैक्टिव फोर्स से क्या होता है, स्टेबिलिटी आती है कि नहीं? अट्रैक्शन से क्या होता है, कोई भी मॉलिक्यूल स्टेबल बनता है, और स्टेबल होने से क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी रिलीज होता है। तो यहाँ से देखो फ्रेंड, पोटेंशियल एनर्जी रिलीज होना या कम होना स्टार्ट हो गया है कि नहीं? पोटेंशियल यहाँ से लेके कम होना स्टार्ट हो गया, और जैसे जैसे हम अंदर आते जाएंगे फ्रेंड, इस रेंज में हम जैसे जैसे अंदर आते जाएंगे, वैसे वैसे अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ता जाएगा। इस रेंज में, इस फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स की रेंज में हम जैसे जैसे अंदर आते जाएंगे, वहां पे क्या होगा, जो फोर्स का रेंज है, सॉरी फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो बढ़ता जाएगा। जैसे यहाँ पे तो बहुत कम होगा, जैसे जैसे अंदर आते जाएंगे तो फोर्स बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे हम देख रहे हैं इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कम होते जा रहा है, वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी और भी कम होते जा रहा है, और भी कम होते जा रहा है। देख रहे हैं कि नहीं? क्यों? क्यों? क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ते जा रहा है, मॉलिक्यूल और भी ज्यादा स्टेबल हो रहा है। जितना ज्यादा मॉलिक्यूल स्टेबल होगा सिस्टम में, तो उतना ही ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा। ठीक है, इतना समझ में आया? तो यहां से लेके यहां तक फ्रेंड, देखो यहां से लेके यहां तक सिर्फ और सिर्फ कौन था, अट्रैक्टिव फोर्स था। तो रिपल्सिव फोर्स का रेंज तो इतना ही है, तो यहां से लेके यहां तक क्या था, सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्स था आपका। इतना समझ आया? बताइए। तो सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्स था, तो सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रहा था। अब क्या हुआ फ्रेंड, जैसे ही आप यहाँ पे पहुंचे, यहाँ पे पहुंचे, तो क्या हुआ बताइए, जैसे आप यहाँ पे पहुंचेंगे तो अब किसका रेंज स्टार्ट हो गया, रिपल्सिव फोर्स का रेंज स्टार्ट हो गया। जैसे आप यहाँ पे पहुंचे तो रिपल्सिव फोर्स का रेंज स्टार्ट हो गया। अब रिपल्सिव फोर्स का रेंज स्टार्ट तो हुआ है फ्रेंड, पर रिपल्सिव फोर्स अभी अभी आया है। जस्ट रिपल्सिव फोर्स का रेंज अभी स्टार्ट हुआ है, मतलब रिपल्सिव फोर्स होगा। हम ऐसा नहीं बोल रहे रिपल्सिव फोर्स नहीं होगा, होगा। रिपल्सिव फोर्स जो होगा फ्रेंड काफी कम होगा, और अट्रैक्टिव फोर्स के रेंज में आप काफी अंदर आ चुके हो, लेकिन देखो आपका अट्रैक्टिव फोर्स यहाँ से स्टार्ट हुआ था, तो अट्रैक्टिव फोर्स के रेंज में आप काफी अंदर आ चुके हो। यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स बहुत ज्यादा होगा, और रिपल्सिव फोर्स अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है, रिपल्सिव फोर्स काफी कम होगा। तो मान लेते ये वाला ऐसा पॉइंट है जहाँ पे आपका रिपल्सिव फोर्स जो है स्टार्ट हो गया था। यहाँ पे ये वाले पॉइंट को हमने इससे रिप्रेजेंट किया है। ये वाला एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे आपका रिपल्सिव फोर्स स्टार्ट तो हो गया था, पर रिपल्सिव फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो अट्रैक्टिव फोर्स से काफी कम था,
तो यहाँ पे भी कौन डोमिनेट करेगा? आपका अट्रैक्टिव फोर्स ही डोमिनेट करेगा। यहाँ पे फ्रेंड आपका अट्रैक्टिव फोर्स ही डोमिनेट करेगा, इसीलिए सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी अभी भी डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पे आपका रिपल्सिव फोर्स आ गया है, पर क्योंकि यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट कर रहा है, इसलिए यहाँ पे भी सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रहा है। अब हम पहुंच जाएंगे इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे रिपल्सिव फोर्स के रेंज के अंदर आ गए, रिपल्सिव फोर्स के रेंज के थोड़ा सा अंदर आ गए हम, है कि नहीं? रिपल्सिव फोर्स के रेंज के थोड़ा सा अंदर आ गए, पर अट्रैक्टिव फोर्स के रेंज के काफी अंदर आ गए। रिपल्सिव फोर्स के रेंज के अंदर तो आ गए हैं, पर अट्रैक्टिव फोर्स के रेंज के अंदर काफी अंदर आ चुके हैं। तो यहाँ पे भी आपका अट्रैक्टिव फोर्स ही डोमिनेट करेगा, और यहाँ पे भी सिस्टम का क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी जो है वो डिक्रीज ही होगा। ठीक है, फाइनली हम पहुंच गए यहाँ पे। अब यहाँ पे फ्रेंड देखिए, अब रिपल्सिव फोर्स के रेंज में, रिपल्सिव फोर्स का जो रेंज है उससे काफी अंदर आ चुके हैं, रिपल्सिव फोर्स का जो रेंज है उसके काफी अंदर आ चुके हैं, सेंटर में आ चुके हैं, और अट्रैक्टिव फोर्स के रेंज के भी काफी अंदर आ चुके हैं। तो यहाँ पे कौन डोमिनेट करेगा? यहाँ पे कोई डोमिनेट नहीं करेगा, यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स भी उतना ही लगेगा जितना रिपल्सिव फोर्स लगेगा। जब आप रिपल्सिव फोर्स के रेंज में जस्ट आए थे, तो वहां पे रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट नहीं कर पा रहा था, अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट कर रहा था, और आप रिपल्सिव फोर्स के बहुत ज्यादा अंदर आ चुके हैं फ्रेंड। यहाँ पे क्या होगा आपका? अब रिपल्सिव फोर्स, सॉरी, अट्रैक्टिव फोर्स जो डोमिनेट नहीं करेगा, रिपल्सिव फोर्स का मैग्नीट्यूड अट्रैक्टिव फोर्स के बराबर आ जाएगा। तो हम इस पॉइंट को मान लेते हैं आपके ग्राफ में, इस पॉइंट, ये ऐसा पॉइंट है जहां पे क्या है? अट्रैक्टिव फोर्स, जहां पे जो आपका अट्रैक्टिव फोर्स है वो इक्वल है, अट्रैक्टिव फोर्स जो है वो इक्वल है रिपल्सिव फोर्स के। ठीक है, तो ग्राफ में हमने इस पॉइंट पे रिप्रेजेंट किया है कि आपका अट्रैक्टिव फोर्स है इक्वल टू रिप्रेजेंटिव फोर्स, और इसी पॉइंट को हम बोलते हैं कि बॉन्ड लेंथ। इसी पॉइंट पे जो दो न्यूक्लियस, दो एटम के न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस होता है, इस पॉइंट पे फ्रेंड जो दो एटम के न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसी को हम बोलते हैं बॉन्ड लेंथ। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा उसी को हम बोलेंगे बॉन्ड लेंथ। अभी एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्यों इसको बोलते हैं बॉन्ड लेंथ। ठीक है, चलिए, तो क्या हुआ देखो, ये दोनों एटम एक दूसरे से काफी दूर, शुरुआत में थोड़ा पास आए, पर पोटेंशियल एनर्जी के रेंज के, पोटेंशियल एनर्जी कम नहीं हुआ क्योंकि दोनों फोर्स के रेंज के बाहर थे। अब दोनों एटम एक दूसरे के इतने करीब आ चुके हैं कि इनके ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स लगने लगा है, क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स के रेंज में आ गए। अब जैसे जैसे अट्रैक्टिव फोर्स के रेंज में अंदर अंदर चलते जा रहे हैं, वहां पर पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ रहा है। अब ऐसे पॉइंट पे आ गए हम जहां पे रिपल्सिव फोर्स भी आ गया। रिपल्सिव फोर्स आ तो गया, पर रिपल्सिव फोर्स का मैग्नीट्यूड अभी भी अट्रैक्टिव फोर्स से छोटा होगा, क्योंकि रिपल्सिव फोर्स अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है। अब जैसे रिपल्सिव फोर्स की रेंज में अंदर जाएंगे फ्रेंड, तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे रिपल्सिव फोर्स इक्वल टू अट्रैक्टिव फोर्स हो जाएगा। मतलब जितना रिपल्सन, दोनों एटम को जितना रिपल्सन फील होगा उतना ही अट्रैक्शन फील होगा। जैसे इस एटम के ऊपर इस एटम का अट्रैक्शन किस डायरेक्शन में होगा? इस डायरेक्शन में। अट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? अपनी तरफ खींचना। ये वाला एटम इस वाले एटम को अपनी तरफ खींचेगा, तो अट्रैक्टिव फोर्स इस तरफ, और इस वाला एटम के ऊपर रिपल्सिव फोर्स किस डायरेक्शन में फील होगा फ्रेंड? इस डायरेक्शन में। ये वाला एटम जो इसको इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा, मतलब इस एटम के ऊपर इस बार अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, और रिपल्सिव फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में। और आप बताइए फ्रेंड, ये एटम कहाँ जाएगा? राइट में जाएगा या लेफ्ट में जाएगा? जब अट्रैक्टिव फोर्स इक्वल टू रिपल्सिव फोर्स हो गया है तो कहीं नहीं जाएगा, वहीं पर रुका रह जाएगा। समझ लीजिए आप कोई दो लोग खींच रहे हैं, एक ये वाला हाथ पकड़ के और एक ये वाला हाथ पकड़ के। जब जो पर्सन आपका ये वाला हाथ पकड़ा है उसके पास पावर ज्यादा है, तो आप इस डायरेक्शन में जाओगे। जो आपका ये वाला हाथ पकड़ा है इसके पास पावर ज्यादा है, आप इस डायरेक्शन में जाओगे। और दोनों के पास पावर सेम है, तो आप कहीं नहीं जाओगे, वहीं पर रुक जाओगे। सिमिलरली जब दोनों एटम के ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स इक्वल टू रिपल्सिव फोर्स हो गया, दोनों एटम एक पॉइंट पे आके रुक जाएंगे। अब उससे ज्यादा पास नहीं आएंगे, उससे ज्यादा पास नहीं आएंगे, क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स इक्वल टू रिपल्सिव फोर्स है, दोनों फोर्स इक्वल है। एक दूसरे के पास कब आते हैं? जब रिपल्सिव अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा हो जाता तो और ज्यादा पास आते हैं। पर दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, इसलिए दोनों एटम एक दूसरे से एक
निश्चित दूरी पे या एक फिक्स डिस्टेंस पे जाके रुक जाएंगे जहां पे अट्रैक्टिव फोर्स इक्वल टू रिपल्सिव फोर्स होगा, और उनके बीच में उस समय जो डिस्टेंस होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, बॉन्ड लेंथ बोलेंगे। अब दोनों एटम नेचुरली उससे ज्यादा पास नहीं आ सकते, नेचुरली नहीं आ सकते, हम ला सकते हैं, एक्सपेरिमेंट करके दोनों एटम को और ज्यादा पास ला सकते हैं, उससे देखेंगे क्या होता है। ठीक है, तो समझ में आया। तो एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे अट्रैक्टिव फोर्स इक्वल टू रिपल्सिव फोर्स आता है और दोनों एटम के बीच का डिस्टेंस फिक्स हो जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड लेंथ बोलते हैं, बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब बताइए, अब यदि इससे भी ज्यादा हम दोनों एटम को पास लाने की कोशिश करें, वैसे नेचुरली इससे ज्यादा दोनों एटम पास नहीं आते हैं, लेकिन अट्रैक्टिव फोर्स इक्वल टू रिपल्सिव फोर्स हो चुका है। और यदि हम एक्सपेरिमेंट करके दोनों एटम को और ज्यादा पास लाने की कोशिश करें, तो अब आपका रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट करने लगेगा। अब रिपल्सिव फोर्स के रिपल्सिव फोर्स का जो रेंज है फ्रेंड, उसमें आप और भी अंदर आ जाएंगे, तो अट्रैक्टिव फोर्स का रेंज से भी आप अंदर, रिपल्सिव फोर्स के रेंज के भी अंदर, पर रिपल्सिव फोर्स के रेंज से काफी अंदर है, और दोनों एटम के ऊपर आप क्या काम करने लगेगा, रिपल्सिव फोर्स जो है डोमिनेट करने लगेगा। तो यहाँ से रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट करने लगेगा, और रिपल्सिव फोर्स के डोमिनेट करने के कारण बताइए फ्रेंड, दोनों एटम में रिपल्शन फील होगा, और रिपल्शन के कारण क्या होता है, आपका मॉलिक्यूल अनस्टेबल होता है, और अनस्टेबल होने के कारण क्या होगा, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा। अब जैसे जैसे और आप पास लाते जाओगे दोनों एटम को, वैसे सिस्टम में क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी जो है बढ़ता जाएगा। ठीक है, वैसे वैसे आपका सिस्टम का जो पोटेंशियल एनर्जी है बढ़ता जाएगा। तो यहां से लेके यहां तक कौन, अट्रैक्टिव फोर्स जो है डोमिनेट कर रहा था। इस पॉइंट पे आके, इस पॉइंट पे आके अट्रैक्टिव फोर्स इक्वल टू रिपल्सिव फोर्स हो गया था, और इसके बाद आपका रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट कर रहा है। ठीक है, समझ में आया। और यहाँ पे तो कोई फोर्स ही नहीं है, इस रीजन में आपका कोई फोर्स ही नहीं है, ना अट्रैक्टिव ना रिपल्सिव, यहां से लेके यहां तक लिख दो क्या, चलिए, नो फोर्स। इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक अट्रैक्टिव फोर्स, और इस पॉइंट पर अट्रैक्टिव फोर्स इक्वल टू रिपल्सिव फोर्स, और यहाँ पे आपका रिपल्सिव फोर्स। ठीक है, यहाँ पे आपका रिपल्सिव फोर्स। ग्राफ सही से बना नहीं है, इस ग्राफ का जो मिनिमा होगा, इस ग्राफ का जो मिनिमा होगा फ्रेंड, वही होगा आपका बॉन्ड लेंथ। इस ग्राफ का जो मिनिमा होगा, मतलब ग्राफ में सबसे नीचे की जो पोजीशन होगी, मिनिमा का मतलब होता है ग्राफ की सबसे नीचे की पोजीशन। ये है सबके नीचे की पोजीशन, आपको ग्राफ को सही से बनाना चाहिए। चलिए, चलिए, समझा। तो एक चीज और बताइए फ्रेंड, बॉन्ड फॉर्मेशन कहाँ से कहाँ तक हुआ है, ग्राफ में बताइए, बॉन्ड फॉर्मेशन कहाँ से कहाँ तक हुआ है। यहाँ से लेके स्टार्ट हुआ था जर्नी, और यहाँ पे जाके आपका बॉन्ड बन गया था, है कि नहीं। यहाँ से लेके जर्नी स्टार्ट हुआ था, और यहाँ पे आपका बॉन्ड बन गया था। और नेचुरली फ्रेंड इतना ही होता है, मतलब नेचुरली यदि आप ग्राफ निकालेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक इतना ही मिलेगा, इससे ज्यादा दोनों एटम एक दूसरे के पास नहीं आते हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमने ग्राफ बनाया है, वो एक्सपेरिमेंट करके बताया है, दोनों एटम को और ज्यादा पास ला के दिखा और ज्यादा पास ला के देखा है क्या होता है। नेचुरली यदि आप बोलेंगे बॉन्ड कैसे बनता है, तो बॉन्ड बनने के लिए जर्नी यहाँ से स्टार्ट होता है, और यहाँ पे रुक जाता है, क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड बन जाता है। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि बॉन्ड फॉर्मेशन के समय सिस्टम में से एनर्जी रिलीज होता है, सिस्टम में से एनर्जी रिलीज होता है। जैसे देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक ना एनर्जी रिलीज हुआ, ना ही एनर्जी एब्जॉर्ब हुआ, पर यहाँ से लेके यहाँ तक आप देख रहे हो कंटिन्यूसली एनर्जी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, कंटिन्यूसली एनर्जी डिक्रीज हो रहा है, मतलब एनर्जी कम हो रहा है। तो बॉन्ड फॉर्मेशन कैसा प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। यहाँ पे क्या होता है, सिस्टम में से एनर्जी रिलीज होता है, दिख रहा है कि नहीं आपको, एनर्जी रिलीज होते दिखाई दे रहा है, यहाँ सिस्टम में से क्या हो रहा है, एनर्जी रिलीज हो रहा है। तो बॉन्ड फॉर्मेशन कैसा है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस का मतलब होता है ऐसा प्रोसेस जिसमें सिस्टम में से एनर्जी रिलीज हो। समझ में है ना। बॉन्ड फॉर्मेशन में क्या होता है, एनर्जी रिलीज होता है। क्यों रिलीज होता है, क्योंकि बॉन्ड फॉर्मेशन से मॉलिक्यूल स्टेबल होता है, और स्टेबल होने के कारण क्या होता है,
एनर्जी रिलीज होता है। ठीक है, और बॉन्ड लेंथ हम ऐसे पॉइंट को बोलते हैं जहां पे अट्रैक्टिव फोर्स इक्वल टू रिपल्सिव फोर्स हो जाए। तो यदि इस ग्राफ से हमें बॉन्ड लेंथ को डिफाइन करना हो, हम कैसे डिफाइन करेंगे? बॉन्ड लेंथ एट अ पॉइंट, एट अ पॉइंट इन अ ग्राफ at which force of attraction equal to force of repulsion। ग्राफ का एक ऐसा पॉइंट जहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इक्वल है फोर्स ऑफ रिपल्शन के, हम इसे क्या बोलते हैं? बॉन्ड लेंथ। अब यदि इस ग्राफ से हम बॉन्ड एनर्जी पता करें तो हम क्या बोल सकते हैं? सिंस बॉन्ड फॉर्मेशन, सिंस बॉन्ड फॉर्मेशन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एक्सोथर्मिक प्रोसेस, दैट्स व्हाई एनर्जी रिलीज, एनर्जी रिलीज फ्रॉम सिस्टम, फ्रॉम सिस्टम ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड फॉर्मेशन। जो आपका बॉन्ड फॉर्मेशन है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो बॉन्ड फॉर्मेशन के समय क्या होता है? सिस्टम में से एनर्जी रिलीज होता है। समझ में? बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी। बताइए फ्रेंड, इतना समझ में आया? चलिए, तो इसके बाद हम बढ़ेंगे आगे और पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो कि है कॉन्सेप्ट ऑफ ओवरलैपिंग। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको एनर्जी और आर के बीच का ग्राफ समझ में आ गया होगा। आ गया ना? काफी इंपॉर्टेंट ग्राफ है फ्रेंड, इसके ऊपर आपका जेई क्वेश्चन भी पूछ चुका है। इस ग्राफ को स्टेट्स ऑफ मैटर से लिंक करके या गैसियस स्टेट से लिंक करके क्वेश्चन पूछ चुका है आपका जेई, और आगे भी पूछने की संभावना है। चलिए, अब बढ़ेंगे आगे हम। अब पढ़ेंगे अपना अगला कॉन्सेप्ट जो कि है कॉन्सेप्ट ऑफ ओवरलैपिंग। कॉन्सेप्ट ऑफ ओवरलैपिंग। तो क्या होता है ओवरलैपिंग? तो देखिए, यदि मैं अपने इस हाथ को ऐसे रख लूं और इसके ऊपर यदि मैं अपना दूसरा हाथ रख लूं, ऐसे यदि मैं अपना दूसरा हाथ रख लूं, तो मैं बोल सकता हूं कि मेरा जो पिछला वाला हाथ है उसको ओवरलैप कर दिया गया है ये अगले वाले हाथ के द्वारा, है कि नहीं? मतलब पिछले वाले हाथ को क्या हुआ है? ओवरलैप कर दिया है इस अगले वाले हाथ ने। या आप ऐसे भी बोल सकते हो कि सॉलिड के केस में सॉलिड को पूरी तरीके से ढक देना, किसी भी सॉलिड को पूरी तरीके से ढक देना ही क्या कहलाता है? ओवरलैपिंग कहलाता है या ओवरलैप कहलाता है। तो सॉलिड को पूरी तरीके से ढक देना ही हम क्या कहलाता है? ओवरलैपिंग कहलाता है। ये तो हो गया बात सॉलिड के केस में। यदि लिक्विड हो, गैस हो, तो उसमें हम कैसे बोलेंगे? जब दो लिक्विड एक दूसरे में मिक्स हो जाए, जब दो लिक्विड एक दूसरे में मिक्स हो जाए या दो गैस एक दूसरे में मिक्स हो जाए, हम इसको बोलेंगे कि दोनों लिक्विड का ओवरलैपिंग हो गया है या दोनों गैस का
ओवरलैपिंग हो गया, है कि नहीं? सॉलिड के केस में सॉलिड को पूरी तरीके से ढक देना ही ओवरलैपिंग कहलाता है, और लिक्विड और गैस के केस में जब दोनों लिक्विड एक दूसरे में मिक्स हो जाएंगे तो हम इसी को क्या बोलते हैं? ओवरलैपिंग बोलते हैं। अब आप फ्रेंड पढ़ चुके हो कि जो आपका ऑर्बिटल्स होते हैं, जैसे कि आपका p ऑर्बिटल हो गया, d ऑर्बिटल्स हो गया, f ऑर्बिटल हो गया, इन ऑर्बिटल के पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स होता है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स होता है जिसको हम लोब से रिप्रेजेंट करते हैं। हम पढ़े थे स्ट्रक्चर ऑफ एटम में कि जो आपका p ऑर्बिटल होता है, चाहे d ऑर्बिटल होता है, चाहे f ऑर्बिटल होता है, इनके पास क्या होता है? इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स होता है जिसको हम लोब से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे देखो, ये हो गया आपका डम्बल शेप, ये कौन था आपका? p ऑर्बिटल था। ऐसे ही होता है आपका डबल डम्बल शेप लोब, जो कि होता है d ऑर्बिटल का। तो ये जो आपका p ऑर्बिटल है, जो d ऑर्बिटल है या f ऑर्बिटल है, इनके पास इलेक्ट्रॉन का क्लाउड होता है। इलेक्ट्रॉन के क्लाउड को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? लोब से रिप्रेजेंट करते हैं। जो लोब दिख रहा है इस बात का रिप्रेजेंट करता है कि इस p ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन लोब्स या इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स इधर है। ठीक है? तो ऑर्बिटल के केस में फ्रेंड हम ओवरलैपिंग को ऐसे डिफाइन करते हैं कि जब दो लोब्स एक दूसरे में इंटरमिक्स हो जाए या एक दूसरे में पेनिट्रेट कर जाए, जब दो लोब्स एक दूसरे में इंटरमिक्स हो जाए या दो लोब्स एक दूसरे में पेनिट्रेट कर जाए, इसी को हम बोलते हैं ओवरलैपिंग। जैसे देखिए, ये दोनों लोग एक दूसरे में पेनिट्रेट कर गए, घुस गए दोनों में एक दूसरे में, पेनिट्रेट कर गए, दोनों में इंटरमिक्स हो गए, इसी को हम क्या बोलते हैं? ओवरलैपिंग। तो जब दो ऑर्बिटल के लोब्स, इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स या इलेक्ट्रॉन लोब्स जब एक दूसरे में इंटरमिक्स हो जाए या एक दूसरे में पेनिट्रेट कर जाए, हम इसी को हम क्या बोलते हैं? ओवरलैपिंग। ठीक है? तो पेनिट्रेटिंग इंटरमिक्सिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स एंड लोब्स of two orbitals into each other। तो जब दो ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स और लोब एक दूसरे में पेनिट्रेट कर जाएंगे, इंटरमिक्स हो जाएंगे, इसी को हम क्या बोलते हैं? ओवरलैपिंग। और इसी ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट से बनता है फ्रेंड आपका, क्या बनता है? सिग्मा बॉन्ड। ठीक है? कोवेलेंट बॉन्ड, सॉरी सिग्मा बॉन्ड नहीं, कोवेलेंट बॉन्ड। जैसे समझ लीजिए, ये एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड है और लोब है, इसके पास एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, एक आपके पास दूसरा इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स है और लोब है, इसके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। तो दोनों इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स और लोब जिनके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, जब दोनों एक दूसरे में इंटरमिक्स हो जाएंगे, जब दोनों एक दूसरे में इंटरमिक्स हो जाएंगे, तो उनके इंटरमिक्सिंग से क्या बनता है? कोवेलेंट बॉन्ड। तो दो ऐसे इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स या लोब जिनमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, वो जब आपस में इंटरमिक्स हो जाएंगे, तो उनके इंटरमिक्सिंग से क्या बनता है? आपका कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। ठीक है? तो कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड formed by due to intermixing or penetrating of two unpaired electron, two unpaired electron clouds और lobes। तो जब दो अनपेयर इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स या लोब्स एक दूसरे में इंटरमिक्स हो जाएंगे, तो उससे क्या बनता है? आपका कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। ठीक है?
चलिए, इतना समझ आया फ्रेंड? बताइए कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन। सिमिलरली कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है फ्रेंड कि एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड तो ऐसा होता है जिसके पास पेयर इलेक्ट्रॉन होता है, और दूसरा इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऐसा होता है जो वेकेंट होता है। एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऐसा होता है जिसमें पेयर इलेक्ट्रॉन होता है, और दूसरा इलेक्ट्रॉन क्लाउड कैसा होता है जो वेकेंट होता है। जब पेयर इलेक्ट्रॉन क्लाउड का वेकेंट इंटर क्लाउड के साथ इंटरमिक्सिंग होगा, पेयर इलेक्ट्रॉन लोब्स का वेकेंट इलेक्ट्रॉन लोब्स के साथ जब इंटरमिक्सिंग होगा फ्रेंड, तो उससे आपका क्या बनता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। इस तरीके से आपका क्या बनता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड या लोब्स पेयर होता है और दूसरा क्या होता है? वेकेंट होता है। तो कोऑर्डिनेट bonds is formed by due to intermixing of pair electron clouds या lobe and unpair electron clouds या lobe। ठीक है, इस तरीके से आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है जिसमें एक लोब्स पेयर होता है और दूसरा वेकेंट होता है। ठीक है ना? सॉरी, अनपेयर लिख दिया ना। पेयर इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स और वेकेंट इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स या लोब। तो एक पेयर होना चाहिए और दूसरा वेकेंट होना चाहिए। इन दोनों के इंटरमिक्सिंग या पेनिट्रेटिंग से क्या बनता है? आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? कोवलेंट बॉन्ड बनता है जो फ्रेंड, कैसे बनता है? दो अनपेयर इलेक्ट्रॉन क्लाउड के इंटरमिक्सिंग से। इंटरमिक्सिंग, पेनिट्रेटिंग और इंटरमिक्सिंग। ठीक है, पेनिट्रेटिंग और इंटरमिक्सिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स लोब्स ऑफ टू ऑर्बिटल इनटू ईच अदर। कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन ये रहा और कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन ये रहा। इतना समझ में आया फ्रेंड? बताइए आपको पहले कॉन्सेप्ट ऑफ ओवरलैपिंग के बाद अब बढ़ेंगे हम आगे और पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग। टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग को अच्छे से सीखने के लिए फ्रेंड आपको ऑर्बिटल की बेसिक्स पता होना चाहिए कि ऑर्बिटल्स क्या होता है, कितने टाइप्स के ऑर्बिटल्स होते हैं, और नोडल प्लेन क्या होता है। तो ये सब कुछ बेसिक्स आपको पता होना चाहिए ऑर्बिटल के बारे में, तभी आप टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग को अच्छे से सीख पाएंगे। तो हम क्या करते हैं, पहले इन बेसिक्स को समझ लेते हैं, ऑर्बिटल्स की इन बेसिक्स को समझ लेते हैं, और फिर स्टार्ट करेंगे हम अपना टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग। ठीक है, चलिए, तो पहले आप हेडिंग लगाइए टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल्स। टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल्स। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे एस ऑर्बिटल। तो हमें पता है फ्रेंड, जो हमारा एस ऑर्बिटल होता है वो एस्फेरिकल शेप का होता है कि नहीं? जो हमारा एस ऑर्बिटल होता है वो एस्फेरिकल शेप का होता है। ये रहा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के चारों तरफ एक एस्फेरिकल ऑर्बिट बना दो, वही हमारा क्या होगा? एस ऑर्बिटल। न्यूक्लियस के चारों तरफ एक एस्फेरिकल ऑर्बिटल ही हमारा क्या होता है? एस ऑर्बिटल होता है। अब एस ऑर्बिटल में फ्रेंड दो साइन होते हैं, एक प्लस और प्लस। याद रखेंगे ये जो साइन है, या तो आप दोनों जगह पे
प्लस प्लस रख लीजिए, या तो दोनों जगह पे आप माइनस माइनस रख लीजिए। आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक जगह पे प्लस रख लीजिए और एक जगह पे माइनस, ऐसा नहीं होता है। दोनों जगह पे आप प्लस रख सकते हैं, या दोनों जगह पे आप माइनस रख सकते हैं। ठीक है? अब ये जो प्लस है फ्रेंड, ये चार्ज नहीं है, ये चार्ज नहीं है, ये क्या है? ये साइन ऑफ वेव फंक्शन है। क्या है ये? साइन ऑफ वेव फंक्शन, साइन ऑफ वेव फंक्शन। ये सब हम पढ़ चुके हैं कहाँ पे? स्ट्रक्चर ऑफ एटम में। साइन ऑफ वेव फंक्शन क्या होता है फ्रेंड? देखो, डी ब्रॉगली के हिसाब से, डी ब्रॉगली के हिसाब से इलेक्ट्रॉन के पास दोनों नेचर होता है, पार्टिकल नेचर भी होता है और वेव नेचर भी होता है कि नहीं? एक इलेक्ट्रॉन के पास दो नेचर होता है, पार्टिकल और दूसरा वेव। और साइन ऑफ वेव फंक्शन हमें ये बताती है कि जो इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर है, जो इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर है, वो डोमिनेट करता है इलेक्ट्रॉन के पार्टिकल नेचर पे। ठीक है? इलेक्ट्रॉन का जो वेव नेचर है, वो डोमिनेट करता है इलेक्ट्रॉन के पार्टिकल नेचर पे। यही हमें ये साइंस बताता है। ठीक है? याद रखेंगे, ये चार्ज नहीं है, ऑर्बिटल के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है, प्लस माइनस चार्ज नहीं होता है। ये किसका साइन, ये किसका साइन होता है? साइन ऑफ वेव फंक्शन होता है। ठीक है ना? चार्जेस का साइन नहीं होता है, ये साइन ऑफ वेव फंक्शन होता है। ठीक है? ये हो गया आपका एस ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है और दोनों जगह पे जो साइन होता है एस ऑर्बिटल में, वो सेम होता है, चाहे आप प्लस प्लस रख लीजिए, चाहे आप माइनस माइनस रख लीजिए। ठीक है? उसके बाद हम पढ़ेंगे पी ऑर्बिटल। तो जो आपका पी ऑर्बिटल होता है फ्रेंड, ये डम्बल शेप होता है, डम्बल शेप होता है, ठीक है ना? डम्बल शेप। जैसे देखिए, ऐसा होता है पी ऑर्बिटल, डम्बल शेप। ठीक है ना? अब बनाने को फ्रेंड हम ऐसा बना तो देते हैं, पर एक्चुअल में पी ऑर्बिटल ऐसा होता है, दोनों लोब्स के बीच में, दोनों लोब्स के बीच में गैप्स होता है। ठीक है ना? दोनों लोब्स के बीच में थोड़ा सा गैप होता है, ऐसा होता है पी ऑर्बिटल। बनाने को हम ऐसा बना लेते हैं। अभी जो पी ऑर्बिटल है फ्रेंड, इसका शेप कैसा है? डम्बल शेप है। अब इसके जो दोनों लोब्स हैं, इनका साइन जो होगा फ्रेंड, अपोजिट होगा। यदि ये प्लस तो ये माइनस, और यदि ये माइनस तो ये प्लस। दोनों जगह पे आप सेम साइन नहीं रखेंगे। एस ऑर्बिटल में दोनों जगह पे आप सेम साइन रखेंगे, पी ऑर्बिटल में आप दोनों लोब्स में साइन अपोजिट रखेंगे। ठीक है? तो इतना समझना है, बताइए। तो पी ऑर्बिटल के दोनों लोब्स का जो साइन होता है, वो अपोजिट होता है। हमारे पास तीन टाइप के पी ऑर्बिटल होते हैं, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। पी एक्स, पी वाई, पी जेड, हमारे पास तीन पी ऑर्बिटल्स होते हैं, है कि नहीं? पी एक्स ऑर्बिटल जो होता है फ्रेंड, जो आपका पी एक्स ऑर्बिटल होता है, सिर्फ और सिर्फ एक्स डायरेक्शन में होता है। जैसे देखिए, तो जी हमारा है वाई, वाई एक्सिस, और ये हमारा जेड एक्सिस। ठीक है? ये है हमारा वाई एक्सिस और ये हमारा जेड एक्सिस, और ये प्लेन कौन सा है? वाई जेड प्लेन है। तो पी ऑर्बिटल के दोनों लोब्स किस में होंगे? एक्स एक्सिस में होंगे, जो कि प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है ना? इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। तो ये है हमारा पी एक्स ऑर्बिटल। ठीक है? ये पी एक्स ऑर्बिटल। अब मैं इसको फील भी करा देता हूँ, तो समझ लीजिए ये हमारा वाई जेड प्लेन है। ठीक है ना? ये हमारा वाई जेड प्लेन है। तो जो पी एक्स ऑर्बिटल है फ्रेंड, इस पी एक्स ऑर्बिटल का जो लोब है, इस प्लेन के ऐसे परपेंडिकुलर होगा, ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ। समझ में आया? ये वाई जेड प्लेन है, तो पी एक्स ऑर्बिटल का लोब ऊपर होगा और नीचे होगा। ठीक है? चलिए, ये हो गया हमारा पी एक्स ऑर्बिटल। समझ में आया? चलिए, अब फ्रेंड ये जो लोब्स हैं, वो किस बात को रिप्रेजेंट करते हैं? यदि आप स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ के आए हैं, तो बताइए लोब्स में क्या होते हैं? लोब्स किस बात को रिप्रेजेंट करते हैं? लोब्स आपका क्या होता है? इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स होता है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स होता है, मतलब हम ऐसा मानते हैं कि जो
ये आपका लोब्स है, वहां पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है। मतलब इलेक्ट्रॉन सिर्फ और सिर्फ लोब्स के आसपास ही होगा। आप तो ऐसा समझिए, आसान भाषा में आप ना समझिए, जहां पे लोब होगा वहीं पे क्या होगा, आपका इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन के मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है सबसे ज्यादा कहाँ पे होगी, लोब्स में होगी। तो इस केस में बताइए फ्रेंड, लोब्स कहाँ कहाँ है, सिर्फ एक्स डायरेक्शन में है कि नहीं, सिर्फ एक्स डायरेक्शन में आपका लोब है। जो पी एक्स ऑर्बिटल है सिर्फ और सिर्फ एक्स डायरेक्शन में है, तो जो लोब है सिर्फ और सिर्फ एक्स डायरेक्शन में है। तो क्या बताइए फ्रेंड, वाई जेड प्लेन में, वाई जेड प्लेन में पी एक्स ऑर्बिटल का कोई भी लोब आ रहा है। देखो ये है हमारा वाई जेड प्लेन, ये हमारा वाई जेड प्लेन, पी एक्स ऑर्बिटल का एक लोब ऐसा है और दूसरा लोब ऐसा है, मतलब इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, और यहाँ पे भी इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। मतलब इस प्लेन में पी एक्स ऑर्बिटल का एक भी लोब नहीं आ रहा है कि नहीं, पीएक्स ऑर्बिटर एक भी लोब जो है इस प्लेन में नहीं आ रहा है। तो इस प्लेन को हम क्या कहेंगे, बताइए। ऐसी जगह या ऐसा प्लेन जहां पे इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी जीरो हो। जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पीएक्स में मिलेगा, तो पीएक्स तो इसके परपेंडिकुलर है, तो इस प्लेन में तो आपको इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। तो इस प्लेन में इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी जीरो है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, बताइए। क्या बोलते हैं, नोडल प्लेन। ऐसा प्लेन या ऐसी जगह जहां पे इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी जीरो हो, मतलब वहां पे लोब्स ही ना हो। इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होंगे, लोब्स में होंगे। यदि उस प्लेन में लोब ही नहीं है, लोब ही नहीं है तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन की मिलने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, जीरो होगी। इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी जीरो हो, इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना जीरो जीरो हो, ऐसे प्लेन को हम क्या बोलते हैं, नोडल प्लेन। तो पी एक्स ऑर्बिटल के लिए बताइए फ्रेंड, नोडल प्लेन क्या होगा। क्या वाई जेड प्लेन जो है ये पी एक्स ऑर्बिटल के लिए नोडल प्लेन नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा। यहाँ पे जो नोडल प्लेन होगा वो वाई जेड प्लेन होगा। ठीक है, यहाँ पे जो नोडल प्लेन होगा वो वाई जेड प्लेन होगा। इतना समझ में आया? चलिए अब हम देखते हैं पी वाई ऑर्बिटल्स को। फिर से हम प्लेन बना लेते हैं, एक्स जेड प्लेन। ये है आपका वाई, सॉरी एक्स, और ये है आपका जेड। ये है आपका एक्स और ये है जेड। तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, इस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा पी वाई। ठीक है, ये हो गया आपका पी वाई ऑर्बिटल। जैसे ये यदि आपका वाई जेड प्लेन है, यदि ये आपका वाई जेड प्लेन है, सॉरी एक्स जेड प्लेन है, वाई जेड प्लेन नहीं एक्स जेड प्लेन है, तो पी वाई ऑर्बिटल के लोब्स ऐसे होंगे और ऐसे होंगे, मतलब इस प्लेन के परपेंडिकुलर, ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ। यदि पी वाई ऑर्बिटल के दोनों लोब्स इस प्लेन के परपेंडिकुलर है फ्रेंड, तो क्या इस प्लेन में, क्या इस प्लेन में पी वाई ऑर्बिटल्स का एक भी लोब्स आ रहा है, नहीं। लोब्स तो पी वाई ऑर्बिटल के, सॉरी एक्स जेड प्लेन के परपेंडिकुलर है। जो आपका लोब है वो एक्स जेड प्लेन के परपेंडिकुलर है, मतलब एक्स जेड प्लेन में पी वाई ऑर्बिटल का एक भी लोब नहीं आ रहा है। यदि एक भी लोब नहीं आ रहा है तो एक्स जेड प्लेन में इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, जीरो है। एक्स जेड प्लेन में इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी जीरो है कि नहीं। तो बताइए, एक्स जेड प्लेन पी वाई ऑर्बिटल के केस में एक्स जेड प्लेन को हम क्या कहेंगे, नोडल प्लेन। तो पी वाई ऑर्बिटल के लिए जो नोडल प्लेन होगा फ्रेंड, नोडल प्लेन वो क्या होगा आपका, एक्स जेड। सिमिलरली यदि हम पी जेड ऑर्बिटल का डायग्राम बनाए, तो पी जेड के लिए पहले हम प्लेन बना लेते हैं। तो ये हो गया आपका एक्स, ये हो गया आपका वाई, एक्स वाई प्लेन। तो जो ऐसा होगा आपका पी जेड। ठीक है, ठीक है, ऐसा होगा आपका पी जेड। तो ये हो गया आपका पी जेड।
पी जेड ऑर्बिटल जो होगा वो एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। यदि आपका ये एक्स वाई प्लेन है तो पी जेड ऑर्बिटल का पहला लोब ऐसे और दूसरा लोब ऐसे। ठीक है, चलिए। तो इस केस में जो आपका एक्स वाई प्लेन है, जो आपका एक्स वाई प्लेन है, इसमें क्या पी जेड ऑर्बिटल का एक भी लोब होगा? नहीं। एक्स जेड प्लेन में पी जेड ऑर्बिटल का एक भी लोब नहीं होगा। तो पी जेड ऑर्बिटल के लिए नोडल प्लेन क्या बनेगा? एक्स वाई। तो नोडल प्लेन एक्स वाई। ठीक है, चलिए समझ में आ रहा है। तो पी एक्स ऑर्बिटल के लिए नोडल प्लेन वाई जेड, पी वाई के लिए नोडल प्लेन एक्स जेड, और पी जेड के लिए नोडल प्लेन एक्स वाई। ठीक है, इतना समझ में आया? बताइए फिर। चलिए, चलिए अब हम डिफाइन करेंगे फ्रेंड दो नए टाइप के ऑर्बिटल्स। हो सकता है इसके बारे में आप पहले कभी ना सुना हो, और इसको हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में कवर भी नहीं किया था। तो जो हमारे ऑर्बिटल का नाम है फ्रेंड जीरेड। बड़ा अजीब सा नाम है, जीरेड एंड अनजीरेड। नाम बस अजीब है फ्रेंड, समझना काफी आसान है कौन सा जीरेड ऑर्बिटल है और कौन सा अनजीरेड ऑर्बिटल है। तो देखो क्या होता है आपका जीरेड ऑर्बिटल। तो पहले जीरेड ऑर्बिटल का डेफिनेशन लिख देता हूँ और फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इफ फ्लिपिंग ऑफ लोब्स, लोब्स मतलब ये, या इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स, वेव फंक्शन, वेव फंक्शन रिमेन सेम। तो यदि आप इलेक्ट्रॉन क्लाउड के लोब को फ्लिप करते हो और वेव फंक्शन का साइन सेम रहता है, जैसे देखिए अभी अभी हमने डिस्कस किया था, ये आपका पी ऑर्बिटल है और पी ऑर्बिटल के दोनों लोब्स का अपोजिट साइन होता है कि नहीं फ्रेंड? पी ऑर्बिटल के दोनों लोब्स का जो होता है वो साइन अपोजिट होता है। अब यदि मैं इसको फ्लिप कर दूं, मतलब इसको मैं उठा के ऐसे पलट दूं, जैसे ये है ना फ्रेंड, इसको मैं उठा के समझ लीजिए ये है, ऐसे पलट दूं, जैसे ये वाला लोब इसको रिप्रेजेंट कर रहा है और ये जो व्हाइट पार्ट है मार्कर का इस वाले लोब को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब मैं इसे उठा के ऐसे पलट दूं, तो बताइए फिर क्या होगा? यदि मैं इसको उठा के ऐसे पलट दूंगा तो ये निगेटिव इधर आ जाएगा और ये पॉजिटिव इधर आ जाएगा, है ना? समझ लीजिए निगेटिव है और ये पॉजिटिव है। अब जैसे मैं उठा के पलटूंगा, निगेटिव इस साइड, पॉजिटिव इस साइड, तो जो वेव फंक्शन है वो चेंज हो जा रहा है कि नहीं? फ्लिपिंग पे जो वेव फंक्शन है वो चेंज हो रहा है। यदि फ्लिपिंग पे वेव फंक्शन सेम हो, यदि फ्लिपिंग पे वेव फंक्शन सेम हो, तब हम उसको बोलेंगे फ्रेंड जीरेड। और क्योंकि चेंज हो जा रहा है, क्या बोलेंगे? अनजीरेड। ठीक है, यदि हम किसी भी ऑर्बिटल को फ्लिप कर दें, 180 डिग्री रोटेट कर दें, फ्लिप करने का मतलब होता है 180 डिग्री रोटेट कर देना। ये देखो ये हो गया 180, तो 180 डिग्री रोटेट कर दें, तो यदि वेव फंक्शन सेम हो, जैसे समझ लीजिए यहाँ पे प्लस होता और यहाँ पे फिर से प्लस होता, जैसे दोनों जगह पे यदि यहाँ पे लेफ्ट में प्लस है और यहाँ पे भी लेफ्ट में प्लस होता, यहाँ पे राइट में माइनस है, यहाँ पे भी राइट में माइनस होता, यदि ऐसा होता तो हम बोलते हैं कि ये जीरेड ऑर्बिटल है। पर क्योंकि यहाँ पे साइन चेंज हो जा रहा है, जो वेव फंक्शन है वो चेंज हो जा रहा है, हम इसको क्या बोलेंगे? अनजीरेड ऑर्बिटल। जैसे आपका जो पी ऑर्बिटल है, सॉरी एस ऑर्बिटल जो है, जो आपका एस ऑर्बिटल होता है
वो होता है जीरेड। देखिए, यदि मैं इसको उठा के पलटूं, सर्कल ही तो फ्रेंड, यदि मैं इसको उठा के पलटूं, फिर भी ये प्लस इधर ही रहेगा, माइनस इधर ही रहेगा। देखो यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे प्लस है। अब मैं इसको उठा के ऐसे 180 डिग्री पलट दूं, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे प्लस, तो चेंज नहीं होगा ना। ये किसका एग्जाम्पल है? ये एग्जाम्पल है फिर जीरेड का। या ऐसा सोचिए, मैं इसको ऐसे उठा के पलट दूं, ऐसे है ना, ऐसे उठा के पलट दूं, इसको ऐसे में उठा के पलट दूं, यहाँ पे प्लस और ऐसे उठा के पलट दूं, तो ये प्लस ऊपर चले जाएगा, ये प्लस नीचे आ जाएगा, पर दोनों जगह पे तो रहेगा प्लस ही ना। क्या वेव फंक्शन चेंज हुआ? नहीं चेंज हुआ। चाहे मैं इसको ऐसे फ्लिप कर रहा हूँ, चाहे मैं ऐसे फ्लिप कर रहा हूँ, जो वेव फंक्शन है उसका साइन चेंज नहीं हो रहा है। किसका एग्जाम्पल है? जीरेड का। तो जीरेड में क्या होता है, जो लोब्स होता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स होता है, वो वो सेम रहता है। इफ फ्लिपिंग ऑफ लोब्स वेव फंक्शन रिमेन सेम। ये किसका एग्जांपल है? जीरेड का। अनजीरेड क्या होता है? तो आप सीख ही गए कि अनजीरेड क्या होता है, बताइए फ्रेंड। इफ फ्लिपिंग इफ फ्लिपिंग साइन ऑफ वेव फंक्शन चेंजेस, या वेव फंक्शन चेंजेस, द फ्लिपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ लोब्स, इफ फ्लिपिंग ऑफ लोब्स वेव फंक्शन चेंजेस, तो हम इसको क्या बोलेंगे? अनजीरेड। जैसे जो आपका पी ऑर्बिटल होता है, इसका एग्जांपल है अनजीरेड का। और जो आपका एस ऑर्बिटल है, किसका एग्जांपल है? जीरेड का। ठीक है। तो देखो, जैसे हम इसको फ्लिप किया, चेंज हो गया ना। पहले लेफ्ट में प्लस था, अब माइनस आ गया, राइट में माइनस था, अब प्लस आ गया। किसका एग्जांपल है? अनजीरेड का। और किसका एग्जांपल है? जीरेड का। ठीक है। एक और तरीका है फ्रेंड पता करने का कि जीरेड ऑर्बिटल है कि नॉन जीरेड ऑर्बिटल है, नोडल प्लेन से। यदि आपका नोडल प्लेन यदि फ्रेंड आपका नोडल प्लेन इवन है, यदि आपका नोडल प्लेन इवन है, तो किसका एग्जांपल होगा? जीरेड का। यदि आपका नोडल प्लेन यदि आपका नोडल प्लेन ऑड है, किसका एग्जांपल होगा? अनजीरेड का। ठीक है। यदि नोडल प्लेन इवन है, तो जीरेड का। ये देखिए, ये किसका, ये जो पीएक्स ऑर्बिटल से जो नोडल प्लेन निकल के आया, एक ही नोडल प्लेन निकल के आया, तो एक क्या होता है, ऑड या इवन। हमारे पीएक्स ऑर्बिटल के लिए नोडल प्लेन कितना निकल के आया? एक ही तो नोडल प्लेन था, वाई जेड प्लेन। तो एक क्या है? ऑड है, इसलिए आपका पी ऑर्बिटल क्या है? अनजीरेड है। यदि नोडल प्लेन ऑड होगा तो अनजीरेड, और नोडल प्लेन यदि इवन होगा तो जीरेड। इवन वाला एग्जांपल देता हूं, जो आपका पी ऑर्बिटल होता है वो जीरेड जीरेड का एग्जांपल होता है, जीरेड ऑर्बिटल का एग्जांपल होता है, वहां पे इवन नंबर ऑफ नोडल प्लेन होता है। यदि ऑड नंबर ऑफ नोडल प्लेन, तो अनजीरेड। एग्जांपल हमारे सामने है, पीएक्स ऑर्बिटल में एक ही नोडल प्लेन है, मतलब ये ऑड नंबर ऑफ नोडल प्लेन का एग्जांपल है। तो कौन सा ऑर्बिटल है? अनजीरेड। अनजीरेड 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 हम पहले ही देख चुके हैं, जो पी ऑर्बिटल है आपका अनजीरेड है। ठीक है, चलिए समझ में आया। जीरेड ऑर्बिटल किसे कहते हैं, अनजीरेड ऑर्बिटल किसे किसे कहते हैं, समझ में आया। फ्लिप करके हमें देखना होता है, यदि फ्लिपिंग पे वेव फंक्शन सेम है तो जीरेड, और फ्लिपिंग पे वेव फंक्शन चेंज हो रहा है तो अनजीरेड। ठीक है। चलिए, अब इसके बाद बढ़ेंगे हम आगे और पढ़ेंगे अपना तीसरे टाइप का ऑर्बिटल, जो कि है डी ऑर्बिटल। चलिए, अब हम पढ़ेंगे अगला ऑर्बिटल, जो कि है डी ऑर्बिटल।
तो जो डी ऑर्बिटल का शेप होता है फ्रेंड, कैसा होता है? डबल डबल डम्बल शेप, मतलब दो डंबल होगा। जैसे ये हो गया आपका एक डंबल, और ये हो गया आपका दूसरा डंबल। ठीक है ना? दो डंबल होता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं डबल डंबल शेप। अब इसमें जो फ्रेंड अपोजिट लोब्स होते हैं, जैसे ये दोनों अपोजिट है, तो उनका साइन क्या होगा? सेम होगा। ये दोनों अपोजिट है, उनका साइन क्या होगा? सेम होगा। तो जो अपोजिट लोब्स होते हैं, उनका साइन जो होता है सेम होता है। याद रखेंगे, यदि यहाँ पे प्लस तो यहाँ पे भी प्लस, यहाँ पे माइनस तो यहाँ पे भी माइनस, यदि यहाँ पे प्लस तो यहाँ पे प्लस, और यहाँ पे माइनस तो यहाँ पे माइनस। तो अपोजिट जो लोब्स होते हैं, उनका जो साइन होता है सेम होता है। अब बताइए फ्रेंड, जो ये डी ऑर्बिटल है, वो जीरेड ऑर्बिटल है कि अनजीरेड ऑर्बिटल है? तो अभी तक तो हमने नोडल पेन नहीं निकाला है, तो नोडल पेन से तो आप मत बताइए, पर ये फ्लिप करके बताइए। फ्लिपिंग कॉन्सेप्ट से बताइए कि जो आपका डी ऑर्बिटल है, ये जीरेड है कि अनजीरेड है? यदि हम इसको फ्लिप करेंगे, यदि हम इसको फ्लिप करेंगे, देखिए, यदि मैं इसको उठा के ऐसे पलट दूं, तो देखो, प्लस प्लस माइनस माइनस, उठा के पलटने पे भी वही होगा। देखो, ये माइनस और ये माइनस, अब मैं उठा के पलट दिया तो ये वाला माइनस इधर आ गया, ये यहाँ पे चले गया, और ये तो वैसे ही रहेगा बस। है कि नहीं? ये तो वैसे ही रहेगा ना, ये वाला प्लस ऊपर ही रहेगा और ये वाला प्लस ऊपर ही नीचे ही रहेगा। तो जैसे मैं इसको उठा के ऐसे पलट दूंगा फ्रेंड, तो ये वाला माइनस इधर, ये वाला माइनस इधर, ये प्लस वहीं पे रहेगा और ये प्लस उधर पे रहेगा। तो यदि मैं फ्लिप कर रहा हूँ, यदि मैं फ्लिप कर रहा हूँ या 180 डिग्री रोटेट कर रहा हूँ, तो क्या वेव फंक्शन चेंज हो रहा है? नहीं। अब ऐसे भी फ्लिप करके देख सकते हैं। देखिए, इसको यदि मैं ऐसे फ्लिप करूंगा, ऐसे है, ऐसे फ्लिप करूंगा, तो ये प्लस नीचे था, ऊपर चल जाएगा, ये प्लस ऊपर था, ये नीचे आ जाएगा, ये माइनस उधर ही रहेगा, ये माइनस भी उधर ही रहेगा। ठीक है ना? तो चाहे आप इसको ऐसे पलट लीजिए, ठीक है ना? ऐसे था, इसको ऐसे पलट लीजिए, ऐसे था, इसको आप ऐसे पलट लीजिए, या ऐसे था, इसको ऐसे पलट लीजिए। दोनों केस में जो होगा, जो वेव फंक्शन है वो चेंज नहीं हो रहा है। और जब वेव फंक्शन चेंज नहीं होता है फ्रेंड, तो किसका एग्जांपल होता है? जीरेड, जीरेड ऑर्बिटल का। तो डी ऑर्बिटल का किसका एग्जांपल है? जीरेड ऑर्बिटल का। ठीक है? हमारे पास 5 टाइप के डी ऑर्बिटल होते हैं फ्रेंड, 5 टाइप्स ऑफ डी ऑर्बिटल्स, जो कि होता है डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और डी जेड स्क्वायर। ये जो 5 टाइप के हमारे पास डी ऑर्बिटल होते हैं। जैसे हमारे पास 3 टाइप के पी ऑर्बिटल होते हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। 5 टाइप के डी ऑर्बिटल होते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स वाई, वाई वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। ठीक है? चलिए, अब इन पी ऑर्बिटल, ये जो 5 टाइप के पी ऑर्बिटल है, हम इनको 2 टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। हम इसको 2 टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला जो है फ्रेंड आपका एक्सियल, एक्सियल डी ऑर्बिटल्स, इसको हम बोलते हैं ईजी, एक्सियल डी ऑर्बिटल या ईजी। ईजी का मतलब है कि इक्वली डीजेनरेटेड ऑर्बिटल, इक्वली डीजेनरेटेड ऑर्बिटल, ऐसे ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी सेम होती है। हम पढ़ चुके हैं ना, जैसे जो पी ऑर्बिटल होता है, जो पी ऑर्बिटल होता है, इसके तीनों ऑर्बिटल जो होते हैं, वो कैसे होते हैं? इक्वली डीजेनरेटिव ऑर्बिटल्स होते हैं। मतलब इन तीनों ऑर्बिटल की जो एनर्जी होती है वो सेम होती है। वैसे जो आपके एक्सियल डी ऑर्बिटल है, इसमें एक्सियल कौन कौन से हैं? ये दोनों आपके एक्सियल है, तो इन दोनों की जो एनर्जी होगी कैसी होगी? सेम होगी। तो एक्सियल डी ऑर्बिटल या इक्वली डीजेनरेटेड डी ऑर्बिटल, तो इसमें आपका आता है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। ठीक है? डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। तो इसका यदि हम ऑर्बिटल डायग्राम बनाएं, तो देखो, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस और ये हो गया आपका
वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस में दो लोब होंगे और एक्स एक्सिस में दो लोब होंगे, ठीक है। वाई एक्सिस में दो लोब और एक्स एक्सिस में दो लोब। ये एग्जांपल है आपका डी, ये ऑर्बिटल डायग्राम है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी ऑर्बिटल का, ठीक है। चलिए यहाँ पे नोडल प्लेन पता करते हैं। तो देखो फ्रेंड, नोडल प्लेन मतलब ऐसा प्लेन जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी जीरो। अब देखिए यदि मैं यहाँ से एक प्लेन निकालूं, ये जो मेरा हाथ दिख रहा है ना फ्रेंड, इसी को आप प्लेन मानिए और मैं इसको हाथ को अंदर तक लेके जाऊं। यदि मैं इस हाथ को अंदर तक लेके जाऊं तो देखो ये दोनों लोब्स इस डायरेक्शन में, इन दोनों लोब्स इस डायरेक्शन में, और जो मेरा हाथ है इसी को आप प्लेन मानिए। जब मैं अपना हाथ अंदर तक लेके जाऊं, पूरा इस ऑर्बिटल को अंदर तक काटते लेके जाऊं, तो क्या मेरे इस हाथ वाले प्लेन में क्या कोई भी डी ऑर्बिटल आएगा? नहीं। देखो ये लोब्स यहाँ पे और ये लोब्स यहाँ है, इन लोब्स के बीच में से मैं अपना ऐसे का हाथ लेके जाऊं, यहाँ से 45 डिग्री के एंगल पे, यहाँ से मैं 45 डिग्री के एंगल पे अपना हाथ अंदर लेके जाऊं, तो काटते हुए अंदर लेके जाऊं, तो मेरे हाथ वाले प्लेन में क्या कोई भी डी ऑर्बिटल आएगा? नहीं। मेरे हाथ वाले ऑर्बिटल में डी ऑर्बिटल का एक भी लोब नहीं आएगा। तो क्या ये एक ऐसा प्लेन बनेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी जीरो होगी? ठीक है नहीं, ये एक ऐसा प्लेन बनेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी जीरो होगी। देखो यदि मैं इसको ऐसे काटूं फ्रेंड तो इसमें मिलेगा, इसको मैं ऐसे काटूं तो इसमें इलेक्ट्रॉन के लोब्स मिलेंगे, सॉरी पी ऑर्बिटल के लोब्स मिलेंगे। यदि मैं इसको ऐसे काटूं 45 डिग्री के एंगल में और वही वाला प्लेन अंदर लेके जाऊं, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे डी ऑर्बिटल के जो होंगे एक भी लोब्स नहीं होंगे, इलेक्ट्रॉन की मिलने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? जीरो होगी। ये हो गया आपका एक नोडल प्लेन। सिमिलरली ये हो जाएगा फ्रेंड आपका एक नोडल प्लेन, है कि नहीं? ये हो जाएगा आपका एक नोडल प्लेन यहाँ से 45 डिग्री के एंगल पे। यदि मैं यहाँ से 45 डिग्री के एंगल पे अंदर की तरफ अपना हाथ लेके जाऊं, ये वाला मेरे हाथ को एक प्लेन मान लीजिए, ये वाला मैं हाथ अंदर तक लेके जाऊं, तो इस प्लेन में डी ऑर्बिटल के एक भी लोब्स नहीं आएंगे, है कि नहीं? अंदर में से काटते हुए अपना अपना हाथ ऐसे इस लोब्स को बीच में से लेके जाऊं ऐसे, तो हमारे पास एक ऐसा प्लेन आएगा जहाँ पे डी ऑर्बिटल के एक भी लोब्स नहीं होंगे, मतलब ये भी एक नोडल प्लेन होगा। यहाँ से एक हमें नोडल प्लेन मिलेगा और यहाँ से हमें एक और नोडल प्लेन मिलेगा, तो कितना? दो नोडल प्लेन मिलेंगे। तो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के केस में फ्रेंड हमें दो नोडल प्लेन मिलेंगे। समझ में आ रहा है? और यदि दो नोडल प्लेन है, यदि दो नोडल प्लेन है तो दो क्या है बताइए फ्रेंड? दो इवन है कि ऑड है? क्या है? इवन है। और जिसमें इवन नंबर ऑफ नोडल प्लेन हो वो किसका एग्जांपल है? जीरेड का। जिसमें इवन नंबर ऑफ नोडल प्लेन हो किसका एग्जांपल है? जीरेड ऑर्बिटल का। तो हम पहले पहले भी हम देख चुके हैं फ्लिपिंग कॉन्सेप्ट से, जो आपका डी ऑर्बिटल होता है वो जीरेड ऑर्बिटल होता है, और नोडल प्लेन के कॉन्सेप्ट से भी हमने प्रूव कर दिया कि जो आपका डी ऑर्बिटल होता है वो जीरेड ऑर्बिटल होता है, ठीक है। ये तो हो गया ऑर्बिटल डायग्राम डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का। अब हम देखते हैं फ्रेंड डी जेड स्क्वायर का। तो देखिए यह है आपका x और ये आपका z, इसको आप x y कुछ भी मान सकते हैं। ऐसा होता है डी जेड स्क्वायर, ठीक है। ऐसा होता है आपका डी जेड स्क्वायर। सिर्फ और सिर्फ जेड एक्सिस में, सिर्फ और सिर्फ जेड एक्सिस में पी ऑर्बिटल्स के दो लोब्स होते हैं। जेड एक्सिस में क्या होता है? पी ऑर्बिटल के दो लोब्स होते हैं। अब ध्यान देंगे फ्रेंड, ये जो डी जेड स्क्वायर होता है, आप याद कीजिए अपना स्ट्रक्चर ऑफ एटम, उसमें मैंने आपको समझाया था जो डी जेड स्क्वायर होता है उसमें कोई भी नोडल प्लेन नहीं होता है, कोई भी नोडल प्लेन नहीं होता है डी जेड स्क्वायर में। ऐसा आपको यहाँ पे एक भी प्लेन नहीं मिलेगा, ऐसा यहाँ पे आपको एक भी प्लेन नहीं मिलेगा जिसमें इलेक्ट्रॉन की मिलने की प्रोबेबिलिटी जीरो। यहाँ पे नोडल प्लेन तो नहीं होता फ्रेंड, पर नोडल सरफेस होता है। याद है यहाँ पे दो नोडल सरफेस होता है। तो देखिए ये हो गया आपका पहला कॉनिकल नोडल सरफेस, और ये हो गया आपका दूसरा नोडल सरफेस। यहाँ पे दो कॉनिकल नोडल सरफेस होता है। अब ये कैसे है? देखो बीच में लोब्स है और लोब्स के चारों तरफ ये आपका कोन है, जैसे ये कोन है और बीच में ऐसे लोब है। समझ में आ रहा है? तो इस लोब के जो चार आसपास जो एरिया है
देखो इस लोब में तो इलेक्ट्रॉन होगा, जैसे हमारा ये मार्कर जो है इसको आप लोब मान लीजिए, तो इस लोब में तो इलेक्ट्रॉन होगा, और इस लोब के आसपास जो एरिया बच रहा है, लोब के आसपास जो एरिया बच रहा है, ये सब क्या वहां पे इलेक्ट्रॉन मिलेगा? नहीं, इलेक्ट्रॉन तो लोब में है, तो इसके आसपास का एरिया है, वहां पे इलेक्ट्रॉन तो नहीं मिलेगा, तो हम उसको नोडल सरफेस बोल देते हैं, नोडल प्लेन तो नहीं बोलेंगे क्योंकि प्लेन में तो पूरा आएगा ना, तो इसको हम नोडल सरफेस बोल देते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो डी जेड स्क्वायर में क्या होता है, दो डी जेड स्क्वायर में दो नोडल सरफेस होते हैं। जो डी जेड स्क्वायर होता है इसमें दो नोडल सरफेस होता है, नोडल प्लेन नहीं होता है, याद याद रखेंगे, टू नोडल सरफेसेस, कॉनिकल शेप का दो नोडल सरफेस होता है। ठीक है, और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में दो नोडल प्लेन होते हैं जो कि 45 डिग्री एंगल पे होते हैं, एक्स वाई प्लेन के, एक्स वाई एक्सिस के। बताइए इतना समझ में आया? और देखिए ये जो ऑर्बिटल है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर, ये किसके एक्सिस का लॉन्ग है ना, देखो वाई एक्सिस के ऊपर है, ये एक्स एक्सिस के ऊपर है, ये जेड एक्सिस के ऊपर है, तो ये जो ऑर्बिटल है डी ऑर्बिटल है वो एक एक्सिस के ऊपर है, इसलिए हम इसको बोलते हैं एक्सियल डी ऑर्बिटल, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सियल डी ऑर्बिटल। ठीक है, समझ में आया? बताइए इतना समझ में आया? चलिए अब हम पढ़ते हैं नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल, जिसमें आएंगे आपके डी एक्स स्क्वायर डी एक्स वाई डी वाई जेड और डी एक्स जेड, ये तीनों जो है ये नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल के एग्जांपल है। यहाँ पे मैं एक बात और बता दूं फ्रेंड, ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये जो डी जेड स्क्वायर का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, उसमें टू थर्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होता है वो कहाँ पे होता है, ऑन जेड एक्सिस, टू थर्ड टू थर्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होता है वो जेड एक्सिस पे होता है, और वन थर्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होता है वो कहाँ होता है, ऑन एक्स वाई प्लेन। क्यों टू थर्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जेड एक्सिस पे क्यों होता है, क्योंकि जेड एक्सिस पे ही तो आपका दोनों लोब है ना, दोनों के दोनों लोब्स कहाँ पे, जेड एक्सिस पे है, तो मेजोरिटी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे होगा, जेड एक्सिस पे होगा, तो टू थर्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होता है वो जेड एक्सिस पे होता है, और वन थर्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होता है वो एक्स वाई प्लेन में होता है। ठीक है, तो एक बात और याद रखेंगे आप इसके बारे में। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ते हैं अपना नॉन एक्सियल नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल, इसको हम प्यार से बोलते हैं T2G, T2G, जैसे इसको हम प्यार से बोलते हैं EG, इसको हम प्यार से बोलते हैं T2G। तो देख इसमें क्या होगा फ्रेंड, जैसे हम बनाते हैं अभी डी एक्स वाई, ये हो गया आपका एक्स, ये हो गया आपका वाई, तो एक्स वाई जो एक्सिस है इसके बीच में 45 डिग्री एंगल पे आपका क्या होगा, ये होगा डी एक्स वाई का डी एक्स वाई ऑर्बिटल के लोब्स, ये आपका एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस इसके बीच में, ये आपका एक्स एक्सिस वाई एक्सिस इसके बीच में, एक्स और वाई, तो एक्स और वाई एक्सिस के बीच में होगा आपके डी एक्स वाई ऑर्बिटल के लोब्स। ठीक है, समझ में बताइए फ्रेंड, तो एक्स डी एक्स वाई ऑर्बिटल के लोब कहाँ पे होंगे, एक्स और वाई एक्सिस के बीच में होंगे। अब इसमें भी फ्रेंड दो प्लेन है,
कैसे दो प्लेन है, समझ लीजिए, ऐसे बनाने की कोशिश करूँगा 3D में। देखो ये वाला प्लेन, ये वाला प्लेन, समझ में आ रहा है? जैसे ऐसे करके मैं अंदर लेके जाऊँ, ऐसे में ऐसे करके इस डायरेक्शन में अंदर लेके जाऊँ, तो बड़ा डायग्राम बनाते हैं तब आपको समझ में आएगा। देखो ये एक्स और ये एक्स, वाई और ये वाई, ऐसे होंगे इलेक्ट्रॉन लोब्स। कितना सुनना है बताइए? ऐसे होंगे आपके इलेक्ट्रॉन लोब्स। अब देखो फ्रेंड, जेड एक्सिस कहाँ पे होगा? ऊपर की तरफ। यहाँ से ऊपर की डायरेक्शन में जो एक्सिस निकलेगा, ये जो मार्कर है उसी को आप जेड मान सकते हैं। ऐसा ऊपर की डायरेक्शन में जो निकलेगा वो होगा आपका जेड एक्सिस। देखिए फ्रेंड, अब मैं क्या कर रहा हूँ, ऊपर से ही देखिए, ऊपर से अंदर की तरफ एक प्लेन काट रहा हूँ। इस पे ऊपर से अंदर की तरफ एक प्लेन काट रहा हूँ। तो देखिए नीचे की तरफ बनाता हूँ। देखिए इसमें ऐसे करके अंदर की तरफ लेके जाओ, ऐसे काटू। इसमें क्या होगा, ऐसे बीच से ये जो आपको डॉट डॉट लाइन दिख रहा है, ऐसे करके बीच से कट जाएगा एक प्लेन। ये मेरा हाथ एक प्लेन है। अब मैं ऐसे अपने हाथ को अंदर लेके जाऊँ, यहाँ से ऊपर से मैं क्या करूँगा, अपने हाथ को ऐसे अंदर लेके जाऊँ, ऐसे करके क्या होगा, एक प्लेन बनेगा नहीं बनेगा? देखिए मेरा हाथ है, इसको मैं अंदर लेके जाऊँ, फिर दोनों लोग इस साइड, दोनों लोग इस साइड। जो मेरा हाथ अंदर जा रहा है, इस हाथ वाले प्लेन में क्या एक भी लोब्स होगा? नहीं। जो मेरा हाथ अंदर जा रहा है, देखो दोनों लोब्स इस साइड, ये दोनों लोग इस साइड। जो मेरा हाथ अंदर जा रहा है व्हाइट बोर्ड के अंदर, क्या इस प्लेन में एक भी इलेक्ट्रॉन्स लोब होंगे? नहीं होंगे। तो इसको मैं नोडल प्लेन बोल सकता हूँ। मतलब ये वाला जो है आपका क्या है, एक नोडल प्लेन है। सिमिलरली फ्रेंड, यहाँ पे भी एक आपका नोडल प्लेन बनेगा। ये जो है, ये आपका एक नोडल प्लेन बनेगा। अब मैं क्या करूँ, यहाँ से लेके जाऊँ। पहले यहाँ से काटा था ना, मैं यहाँ से, अब यहाँ से देखिए, अब मैं यहाँ से ऐसे काट के लेके जाऊँ। मेरा हाथ एक प्लेन है और मेरा हाथ अंदर जा रहा है। सोचिए, मेरा हाथ एक प्लेन है और मेरा हाथ अंदर जा रहा है, व्हाइट बोर्ड के अंदर जा रहा है। तो ये जो डॉटेड लाइन है, इसके अंदर मेरा हाथ जा रहा है। तो इस प्लेन में क्या एक भी इलेक्ट्रॉन लोब्स आएगा? नहीं। दो ऊपर दो नीचे। जो मेरा हाथ वाले प्लेन है, इसमें एक भी इलेक्ट्रॉन लोब्स या एक भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड, एक भी इलेक्ट्रॉन लोब्स नहीं आएंगे। ठीक है नहीं? तो ये वाला जो मेरा हाथ अंदर जा रहा है ऐसे करके, इसमें एक भी इलेक्ट्रॉन लोब्स नहीं होंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी 0। ये है आपका एक नोडल प्लेन। ये वाला इसमें इसमें जो मेरा ये वाला हाथ अंदर जा रहा है इस डायरेक्शन में, वाई एक्सिस में, तो इसमें भी क्या हो रहा है, मेरे हाथ वाले प्लेन में एक भी इलेक्ट्रॉन लोब्स नहीं आ रहा है। तो देखो ऐसे यदि मेरा हाथ अंदर जाए इस वाले प्लेन में, एक भी इलेक्ट्रॉन लोब्स नहीं। और इस डायरेक्शन में यदि मेरा हाथ अंदर जाए तो इसमें भी एक भी इलेक्ट्रॉन लोब्स नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लोब्स आपका यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है और यहाँ है। तो ऐसे कट जाएगा इलेक्ट्रॉन लोब्स बीच से, यहाँ पे भी बीच से कट जाएगा इलेक्ट्रॉन लोब्स। ठीक है? तो इस तरीके से डी एक्स वाई या डी वाई जेड या डी एक्स जेड, आप किसी का भी डायग्राम बना लीजिए, आपको इस केस में फ्रेंड दो नोडल प्लेन मिलेंगे। ठीक है ना? तो टू नोडल प्लेन, समझाया? तो डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड में भी दो नोडल प्लेन होते हैं। इसमें भी दो नोडल प्लेन होता है, क्योंकि 45 डिग्री के एंगल पे होता है। और यहाँ पे जो नोडल प्लेन होता है फ्रेंड, वो एक्सिस से ही पास होता है कि नहीं? सीधा इस वाई एक्सिस के मैं क्या करूँगा, अंदर चले जाऊंगा, और यहाँ पे भी एक्स एक्सिस के सीधा अंदर चले जाऊंगा। यहाँ पे एक्सिस पे आपका नोडल प्लेन होता है, और यहाँ पे एक्सिस से 45 डिग्री के एंगल पे नोडल प्लेन होता है। ठीक है? यहाँ पे भी दो नोडल प्लेन, यहाँ पे भी आपका दो नोडल प्लेन, यहाँ पे दो नोडल सरफेस, वहां पे नोडल प्लेन नहीं होता है, याद रखेंगे। डी जेड स्क्वायर में फ्रेंड नोडल प्लेन नहीं होता है,
दो कॉनिकल नोडल सरफेस होता है, दो कॉनिकल नोडल सरफेस होता है, ठीक है। चलिए अब देखिए दो नोडल प्लेन है तो फिर से प्रूफ हो गया, दो नोडल प्लेन है मतलब इवन नंबर ऑफ नोडल प्लेन है, तो किसका एग्जांपल है, जीरेड ऑर्बिटल का। तो हम पहले भी देख चुके थे फ्लिपिंग कॉन्सेप्ट से, और यहाँ पे भी इस बात को हमने प्रूव कर दिया कि जो आपका डी ऑर्बिटल है इसका एग्जांपल है जीरेड ऑर्बिटल का एग्जांपल, ठीक है। ये थे कुछ ऑर्बिटल्स के बेसिक्स जो आपको पता होने चाहिए, तभी आप टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग अच्छे से सीख पाएंगे। तो इन सब बेसिक्स को आप अगले लेक्चर में रिवाइज करके आ जाइए। हम अगले लेक्चर में स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। गुड बाय।